Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is economic importance of plants and animals. In the last video we had discussed about the sericulture, apiculture and lac-culture. Apiculture belongs to the rearing of the honeybees and the sericulture belongs to the rearing of the silkworm for obtaining the silk. Is it okay? And the lac culture is related to rearing the lac insects for obtaining the lac. ओके, सो ये बात आपको क्लियर हो गई थी. नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक है फिशरी. क्या टॉपिक है? फिशरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फिशरी इज एन एंटिटी एंगेज्ड इन कैचिंग द रेयरिंग एंड सेलिंग फिश. फिशरी जो है वो किससे रिलेटेड है? फिश की रेयरिंग करना, उसको कैच करना और उसकी सेलिंग करना. ठीक है, इससे रिलेटेड है. यानी कि जो फिश है उसको पहले हम पकड़ेंगे, फिर उसकी रेयरिंग करेंगे, फिर रेयरिंग करने के बाद हम उसकी क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे. ओके, एंड फिश इज़ हाईली न्यूट्रिशियस फूड. जो जो फिश है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है उसके अंदर. फिश के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है. इट इज़ ड्यू टू द, क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोटीन में भी रिच है. आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन में भी रिच है एंड इजीली डाइजेस्टिव फूड, और ये बहुत इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है. हाई इन विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स भी इसमें बहुत ज़्यादा है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंडिया इज़ द 6th प्लेस इन केस ऑफ सी फूड प्रोडक्शन. इंडिया 6th नंबर पोजीशन पर है सी फूड प्रोडक्शन के लिए. सी फूड में क्या आते हैं? फिशेस आती हैं, सी फिशेस आती हैं. ठीक है, तो फिशरी इज़ द मोर प्रोडक्टिव इन फ्रेश वाटर कंपेयर टू मैरीन वाटर. जो फिशरी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो फ़िश होती है वो हमें फ्रेश वाटर में मिलती है एज़ कंपेरिजन टू मैरीन वाटर. मैरीन वाटर की बजाय हमें फ्रेश वाटर में ज़्यादा फिशेस मिलती है. फ्रेश वाटर नेटिव फिशेस. अब जो फ्रेश वाटर में नेटिव फिशेस ऑब्टेन होती है वो कौन कौन सी है? नेटिव यानी कि यहाँ की जो लोकल फिशेस है जो हमें फ्रेश वाटर में मिलती है, उसमें से फर्स्ट है रोहू, जिसका साइंटिफिक नेम आपको लर्न रखना है. अगर आपसे पूछ ले कि नेटिव फिशेस के नाम बताओ जो कि फ्रेश वाटर में मिलती है, तो आपको ये लिखने हैं, साथ में उनके साइंटिफिक नेम भी लिखने हैं. सो फर्स्ट है रोहू, जिसका साइंटिफिक नेम है लैबियो रोहिता. क्या है? लैबियो रोहिता. फिर है कटला. कटला का साइंटिफिक नेम है कटला कटला. वही फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, सेकंड वाला स्मॉल आएगा. थर्ड है मृगल, जिसका साइंटिफिक नेम है सिरेनस मृगला. ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है. फिर नेक्स्ट है फ्रेश वाटर एक्जोटिक फिशेस. अब जो फ्रेश वाटर में बाहर की जो फिशेस है वो कौन कौन सी है? कॉमन कार्प. एक ही है कॉमन कार्प, जिसका साइंटिफिक नेम है सिप्रिनस कार्पियो. सिप्रिनस कार्पियो. ठीक है, अब आता है हैबिटेट मैनेजमेंट की. जो फिशेस है उनके हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए. सो ये हमें यहाँ पर दे रखा है. फर्स्ट पॉइंट है लैंड विद क्ले सॉइल इज़ गुड फॉर कंस्ट्रक्शन. अगर हमें फिशेस की रेयरिंग करनी है, उनके हैबिटेट को मैनेज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसी लैंड होनी चाहिए जिसके अंदर क्ले वाली सॉइल हो, जिससे उनका क्या हो सके? गुड फॉर कंस्ट्रक्शन. जो क्या रहती है, अगर हमें उनका हैबिटेट बनाना है तो उनके हैबिटेट के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी रहती है. कौन सी सॉइल? क्ले सॉइल. ठीक है, फिर है टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर फ्लोज आर रेगुलेटेड. ये सब इसमें क्या होने चाहिए? रेगुलेटेड होने चाहिए. फिर है फूड फॉर फिशरीज. हम फिशेस को कौन कौन से फूड दे सकते हैं? तो फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल. हम बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स उनको खिला सकते हैं, ये उनका फूड होता है. फिर सेकंड है हस्क ऑफ राइस. हस्क ऑफ राइस का मतलब राइस के जो छिलके होते हैं ना, जैसे आपके पास तो छिले हुए राइस आते हैं, लेकिन जो छिलके होते हैं राइस के उसको हम हस्क कहते हैं. जैसे आपने ग्रेन देखा होगा, ग्रेन के ऊपर इस तरह से छिलका सा रहता है ना, और जब इसको छिलके को उतारते हैं तो इसमें से क्या निकलता है? ग्रेन निकलता है. तो ये जो छिलका होता है इसको हम हस्क कहते हैं. सो हस्क ऑफ राइस, ब्रेन ऑफ व्हीट, पीसीज ऑफ ग्रेन. ठीक है, सो ये सब हम इसको दे सकते हैं फिशेस को.
एज अ फूड। ओके, फिर है इंडियन स्टेट रिलेटेड टू फिशरीज। फिशरीज इंडिया में कहाँ कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, ओडिशा में। तो ये आपको डाटा लर्न रखना है, ठीक है। नाउ टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल। मतलब कि ऐसी ब्रांच साइंस की जो किससे डील कर रही है? जो डील कर रही है डोमेस्टिकेटेड एनिमल के फूड पर। डोमेस्टिकेटेड एनिमल यानी वो एनिमल जिनकी हम रेयरिंग कर रहे हैं, उन एनिमल को क्या क्या चाहिए, उनकी हम रेयरिंग कैसे कर सकते हैं, उनको हम कौन सा फूड दे सकते हैं। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। और हैबिटेट पर भी उनका ध्यान रखा जाता है, फूड पर भी और हैबिटेट पर भी, उनकी हेल्थ पर भी और उनकी ब्रीडिंग पर भी, इन सब पर उनका फोकस किया जाता है। इट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। इसी को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस टू इंडियन इकोनॉमी। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री है ना, उसका इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कैसे है? क्योंकि आपको पता है जो इंडिया है वो नंबर 1 पोजीशन पर है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ही होता है। इससे जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भी क्या आता है? उसमें भी सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। इंडिया इज़ नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन, ये मैंने बता दिया। अब देखो पूरे वर्ल्ड की जो बफेलोज़ है उसमें से 55% जो बफेलोज़ हैं वो किस में यूज़ हो रही हैं? मिल्क प्रोडक्शन में। वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और 13% जो काऊ है वर्ल्ड की वो किस में यूज़ होती है? मिल्क प्रोडक्शन में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 53% बफेलो यूज़ होती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए और 43% काऊ यूज़ होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग की। सो पॉपुलेशन ऑफ गोट। इंडिया में गोट की पॉपुलेशन में इंडिया का कौन सा रैंक है? 2nd रैंक है। शिप की पॉपुलेशन में इंडिया का कौन सा रैंक है? 3rd रैंक है। फाउल की पॉपुलेशन में इंडिया का कौन सा रैंक है? 7th। फाउल क्या होता है? हैन, कोक, इन सब का जो पॉपुलेशन होती है उसको हम फाउल कहते हैं, 7 नंबर पर। और एग का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में उसकी रैंकिंग 5th नंबर पर है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द नेम ऑफ गुड ब्रीड्स ऑफ बफेलो। बफेलो की अच्छी ब्रीड्स के नेम लिखिए। तो बफेलो की जो गुड ब्रीड्स है उनके नेम क्या क्या है ये आपको लर्न रखने हैं। जफाराबड़ी, मुर्रा, सुखी, भाडावारी एंड महसाना, ये आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। अगर काऊ की पूछ रहा है तो गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा, ये काऊ की है। गोट की पूछ रहा है तो गोट की गुड ब्रीड्स है सिरोही, बारबारी, कश्मीर पाशमीना एंड जमुनापरी, ये आपको लर्न रखना है। फिर आता है क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ 3 इंडस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री। तो 3 इंडस्ट्री कौन कौन सी है? डेयरी इंडस्ट्री जो कि मिल्क प्रोडक्शन में काम आती है, पोल्ट्री जो कि मीट एंड एग प्रोडक्शन में काम आती है, वूल इंडस्ट्री जिससे हमें शिप के हेयर से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है, उसको हम वूल इंडस्ट्री कहेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पोल्ट्री से, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या है? रेयरिंग ऑफ द डोमेस्टिकेटेड फाउल्स। डोमेस्टिकेट करना किनका? फाउल्स का। फाउल्स क्या है? चिकन्स को बोलते हैं, डक्स का, टर्की का, फॉर देयर एग। और किसके लिए कर रहे हैं हम उसका डोमेस्टिकेशन? उनके एग के लिए, मीट के लिए, इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। और इसी को हम क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। अब पोल्ट्री जो फूड आते हैं इनके लिए जो फूड है वो क्या क्या है? मेज, बेरली, पर्ल मिलेट, वीट, ज्वार एक्सेट्रा, ये इसके क्या है? फूड है। फिर है ब्रीड्स ऑफ शिप फॉर वूल प्रोडक्शन। हमें शिप की ब्रीड के नाम बताने हैं जो कि क्या देती है? हमें वूल देती है। लोही, नाली, मारवाड़ी, पटनवड़ी एक्सेट्रा,
ये इसके नेम है, ये आपको लर्न रखने हैं। इसमें जो राजस्थान है वो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है किसके लिए, वूल प्रोडक्शन के लिए। अब ये जो शिप्स होती है इनका जो कलर है वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर कि ये कहाँ ब्रीड हो रही है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके ऊपर शिप का कलर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कई शिप होती है वो ब्राउन कलर की होती है, कई वाइट कलर की होती है ना। तो उनका ये जो डिफरेंट कलर है ये वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, फिर आता है कॉरल एंड कॉरल रीफ्स। अब ये क्या होते हैं, इसके लिए आपने 9th क्लास में एनिमल किंगडम पढ़ा है। क्या स्टडी किया है, एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में भी नोटोकॉर्ड्स होते हैं, एनिमल किंगडम में भी क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें से जो नोटोकॉर्ड्स है, एक तो जो एनिमल किंगडम है उसमें विद नोटोकॉर्ड्स होते हैं और एक विदाउट नोटोकॉर्ड्स होते हैं। जो विदाउट नोटोकॉर्ड्स होते हैं उनमें भी सिलेंट्रेटा टाइप के एनिमल्स आते हैं, ठीक है। और सिलेंट्रेटा टाइप में भी 2 टाइप्स आते हैं, पॉलीपी और जो मूव कर सकते हैं। पॉलीपी का मतलब क्या होता है, जो मूव नहीं कर सकते, और जो मूव कर सकते हैं वो वाले, ठीक है। सो ये किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में नोटोकॉर्ड्स आते हैं जिसमें से विद और विदाउट आते हैं, ठीक है। जो एनिमल किंगडम है उनमें भी नोटोकॉर्ड्स होते हैं, नोटोकॉर्ड्स में भी विद और विदाउट आते हैं। विद और विदाउट क्या आते हैं, कोडेड, विद और विदाउट कोडेड आते हैं, जिसको हम नॉन कोडेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपने 9th क्लास में स्टडी कर रखा है। और जो नॉन कोडेड होते हैं, जो विदाउट वाले होते हैं, उनमें भी कैटेगरी आती है पॉलीपी और मेडुला। पॉलीपी का मतलब है जो मूव नहीं कर सकते, मेडुला का मतलब होता है जो मूव कर सकते हैं, ऐसे एनिमल, ठीक है। विदाउट कोडेड में एक कैटेगरी आती है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में कैटेगरीज है पॉलीपी और मेडुला की, ठीक है। मैंने क्या बताया, एनिमल किंगडम में नोटोकॉर्ड्स आते हैं जिसमें से विद कोडेड और नॉन कोडेड होते हैं। जो नॉन कोडेड होते हैं उसमें भी कैटेगरी आती है सिलेंट्रेटा की, और सिलेंट्रेटा में पॉलीपी और मेडुला टाइप के होते हैं। पॉलीपी का मतलब है जो मूव नहीं कर सकते, और मेडुला का मतलब होता है जो मूव कर सकते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉरल कहते हैं। ये लिखा हुआ सिंगल और कॉलोनियल पॉलीपी एनिमल, पॉलीपी का मतलब जो मूव नहीं कर सकते, ऑफ सिलेंट्रेटा फाइलम सेक्रेट द CaCO3 स्केलेटन, मतलब कि जो सिलेंट्रेटा टाइप के जो एनिमल है जिसमें से पॉलीपी जो एनिमल है, मैं मेडुला वाले की बात नहीं कर रही, सिलेंट्रेटा कैटेगरी में जो पॉलीपी है वो क्या सेक्रेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन सेक्रेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉरल कहते हैं, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी कोरल की कॉलोनीज मिलकर क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स कहते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि कैल्शियस रॉक का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनी होती है उसको बोल रहे हैं। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के जो स्केलेटन्स होते हैं वो बहुत, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोरल बोल रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन या कोरल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनका नाम क्या है, कोरल रीफ्स। रॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूस बर्डिंग, उनमें क्या होती रहती है, बर्डिंग होती रहती है, एक के ऊपर एक, एक के साथ एक, इस तरह से बर्डिंग होती रहती है। इन कोरल कॉलोनिया आर कॉल्ड एज कोरल रीफ्स, और इसको हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स कहते हैं। अब ये कौन से मेंबर के होते हैं, सिलेंट्रेटा टाइप के तो होते हैं, लेकिन उसमें कौन से मेंबर के होते हैं, सो ये होते हैं एंथ्राजोआ क्लास के। कौन से क्लास के, एंथ्राजोआ क्लास के। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। विच सेक्रेट द कोरल्स, जो क्या सेक्रेट करते हैं, कोरल, और कोरल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है, ठीक है। अब आता है आपका पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर का मतलब क्या आता है कि उसमें हमें पर्ल ऑब्टेन करना है, ऐसे एनिमल्स का, प्लांट्स का हमें रेयरिंग करनी है, डोमेस्टिकेशन करना है, जो क्या देते हैं, हमें पर्ल देते हैं। सो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पर्ल फ्रॉम रेयरिंग ओस्टर्स, और ये पर्ल हमें कहाँ से मिलते हैं, ओस्टर्स से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, ओस्टर्स से मिलते हैं, इज़ नोन एज पर्ल कल्चर। उसी को हम क्या कहते हैं,
पर्ल कल्चर बोलते हैं। अब ये जो ओस्टर है ये किससे बिलोंग करता है? ये मोलस्का से बिलोंग करता है। मैंने क्या बोला, जो ओस्टर्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? मोलस्का से बिलोंग करते हैं, मोलस्का से बिलोंग करते हैं। और यही ओस्टर हमें क्या देते हैं? ये ओस्टर हमें पर्ल देते हैं, जिसे आप मोती भी कहते हो, ठीक है। अब पर्ल कल्चर डेवलप बाय जापान। जो पर्ल कल्चर है ये सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था? जापान में डेवलप हुआ था। मोस्ट वैल्यूएबल जो पर्ल होता है उसका नाम पूछ सकते हैं, वो कौन सा है? लिंगा पर्ल। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी ऑस्टर्स। सी ऑस्टर से ये ऑब्टेन होता है, जो सी के वाटर में जो ऑस्टर्स मिलता है वहाँ से ये वाला पर्ल ऑब्टेन होता है। क्या नाम है इसका? लिंगा पर्ल। फिर आता है पर्ल ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश वाटर ऑयस्टर इज़ लेस वैल्यूएबल। यानी कि जो पर्ल हमें फ्रेश वाटर से मिलता है वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता एज़ कंपेरिजन टू सी वाटर के, ठीक है। फिर आता है पर्ल आर। अब ये पर्ल बनता कैसे है? सो पर्ल आर मेड बाय द ओस्टर। ओस्टर से पर्ल बनता है। एज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट एन इरिटेंट दे क्रिएट अ मटेरियल कॉल्ड नैक्रे विच इनकेस द इरिटेंट एंड प्रोटेक्ट द मोलस्का फ्रॉम इट। देखो मैंने क्या बताया, ओस्टर से क्या बनता है? पर्ल बनता है। और ओस्टर्स किससे बिलोंग करता है? मोलस्का से बिलोंग करता है। अब इस मोलस्का के अंदर ये ना बाहर से तो ना बहुत हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कोई इरिटेंट आ गया इसके पास, इस ओस्टर्स के पास कोई इरिटेंट आ गया, तो ये क्या करते हैं? ये अपने चारों ओर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है? मोलस्का नाम दिया है, जो कि किससे ऑब्टेन हुआ है? ओस्टर्स से ऑब्टेन हुआ है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम पर्ल कहते हैं, ठीक है। इसकी जो बाहर वाली जो लेयर होती है वो हार्ड होती है, इसके अंदर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। और इसी तरह से हमारा पर्ल बनता है। सो एक तरह से अगर कोई बाहर से कोई इरिटेंट आ रहा होगा तो वो क्या करेगा? इसको प्रोटेक्ट करेगा। बाहर जो लेयर बन गई उससे, बाहर के इरिटेंट से इस लेयर के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। सो हम कह सकते हैं कि जो पर्ल होता है वो एक तरह से नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट एन इरिटेंट, किसी इरिटेंट के अगेंस्ट। जो कि कौन बनाता है डिफेंस मैकेनिज्म? ये ओस्टर्स बनाता है, ठीक है। दे क्रिएट अ मटेरियल कॉल्ड नेक्रे। और इसने जो मटेरियल बनाया है इसको हम क्या कहते हैं? नेक्रे कहते हैं। विच इन केस द इरिटेंट एंड प्रोटेक्ट द मोलस्का फ्रॉम इट। और जो मोलस्का को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ये आपका पर्ल कल्चर हो गया। अब हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अदर यूजेस ऑफ एनिमल। अब एनिमल्स के अनदर यूजेस क्या क्या हैं उसको हमें देखना है। सो फर्स्ट है कलर। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनसे हमें कलर मिलता है, जैसे टैनिन एंड कोचिनोल ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई बॉडी ऑफ सम स्केली इंसेक्ट। जो स्केली इंसेक्ट होते हैं उनकी ड्राई बॉडी से हमें कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है? टैनिन एंड कोचिनोल, ठीक है। जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कैक्टस पर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। इनको हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। फिर आता है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये क्लीनिनेस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? क्लीनिनेस का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो प्लांट्स है या एनिमल्स है वो एक टाइम आने के बाद डेड तो होते ही हैं। सो उनके डेड होने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद वो जाते कहाँ है? सो उनको ये सारी साफ़ सफाई कौन करता है? सो ये सारी साफ़ सफाई करता है स्क्वेंजर्स। सो दीज ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन करके उनको हटाने का काम करता है कौन? स्क्वेंजर्स। बाय टिकिंग दे रिमूव दिस डेड ऑर्गेनिज्म। वो इन डेड ऑर्गेनिज्म को डीके करते हैं, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसके बाद ये वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। एग्जाम्पल है टर्माइट एंड कॉकरोचेस, ठीक है। फिर आता है कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनसे हमें मेडिसिनल ऑब्टेन होती है, जैसे कैंथ्रिडीन है। अब ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? ये ऑब्टेन फ्रॉम ब्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर बीटल से ऑब्टेन होती है। ये यू नहीं है, ये ई है, ठीक है। इट प्रिवेंट हेयर फॉल, जो कि हेयर फॉल रोकने में काम आती है। हनी जो होता है वो हमें बीज से मिलता है, जो कि अल्सर का क्योर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है कैरिमिनिक एसिड।
सेरेमिनिक एसिड सॉरी, ठीक है, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोचिनोल इंसेक्ट, जो कि कोचिनोल इंसेक्ट से मिलता है, यूज टू क्योर द वूपिंग कफ एंड नर्व पेन्स, इन सबको ये क्योर करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है एज फूड। कुछ कार्निवोरस ह्यूमन ऐसे हैं जो कि किसको एज अ फूड लेते हैं, फ्रॉग को, लिजर्ड को, स्नेक को, फिशेस को, ठीक है। तो कार्निवोरस ह्यूमन कौन से होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस ह्यूमंस कहते हैं, और वो इन सब को अपने फूड में यूज़ करते हैं, लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, फिशेस, ठीक है। चाइना में आपने देखा है वहाँ के लोग स्नेक को खाते हैं, ओके। सो नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिनेशन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। सो प्लांट्स में पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी ब्रीडिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। सो अब ये जो पॉलिनेशन में जो हेल्पफुल होते हैं एनिमल्स वो कौन कौन से हैं, बटरफ्लाई, आंट्स, हनी बीज, फ्लाई, वेस्प एक्सेट्रा, दीज आर हेल्प इन पॉलिनेशन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। वो क्या करते हैं, इनको फर्टिलाइज कर देते हैं, पोलन ग्रेन्स को फीमेल पार्ट तक ले जाते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका कंप्लीट, यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखो मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 समझाया था, नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 12 था आपका नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें मैंने आपको सेंचुरी पढ़ाई थी। उस सेंचुरी में मैंने ये नेम लिखा था कि यूपी में नाल सरोवर प्राणी विहार है, यूपी स्टेट के अंदर नाल सरोवर प्राणी विहार सेंचुरी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको रॉन्ग करना। यूपी में क्या है, चंद्रप्रभा प्राणी विहार है। यूपी में कौन सी है, चंद्रप्रभा प्राणी विहार, और गुजरात में कौन सी है, नाल सरोवर प्राणी विहार, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लेना, ये सही है। यूपी में चंद्रप्रभा और नाल सरोवर जो है वो गुजरात में है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट दी वेरियस जो नेम्स थे उनके, कौन कौन से साइंटिफिक नेम थे, स्पाइसेस के, सीरियल्स के, वेजिटेबल ऑयल्स के और बिवर्जेस के, इन सब के हमने साइंटिफिक नेम्स देखे थे, ठीक है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब के एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हमने स्टडी कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने जो स्टडी किया है वो क्या था, लैक कल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पर्ल कल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर यूजेस ऑफ एनिमल, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था। सो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।